देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में ईडी की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है और ईडी की छापेमारी के बीच में हम ये देख रहे हैं कि बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद से तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर के भी जो है आवाज उठने लग गई है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जेडीयू वर्सेस आरजेडी की लड़ाई जो है वो इन दिनों काफी तेज हो चुकी थी, क्योंकि देखा यही जा रहा था कि आरजेडी के नेता जो है वो यहाँ पर जेडीयू के नेता के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। उस बीच में जो है यहाँ पर मुद्दा ये उठा कि चलिए इस्तीफा जो है वो उप मुख्यमंत्री का मांग लेते हैं। वो इस्तीफे की कहानी हटी तो ईडी की कार्रवाई तेज हो गई। ईडी की कार्रवाई के बाद जो है सुशील मोदी का बयान सामने आना कि ये सब कुछ तो नीतीश कुमार का ही करा धरा है, क्योंकि वो दोनों पार्टियों के बीच में चल रहे अंतरकलह से परेशान हो चुके थे और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो गंवाना नहीं चाहते थे। यहाँ पर सुशील मोदी के बयान के बाद जो है बवाल मच चुका है। आज उन्हीं के बयानों को लेकर के चर्चा करेंगे, साथ में समझेंगे कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई से आखिरकार तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश कौन सी पार्टी कर रही है, बीजेपी या फिर जेडीयू। तो चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अबरार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में दो पार्टी इस वक्त जो है वो आरजेडी के खिलाफ नजर आ रही है। सबसे पहले जेडीयू और दूसरी जो है बीजेपी। देखिए, बीजेपी जो है वो आरजेडी के खिलाफ में, इस पर कोई संशय नहीं है, लेकिन जेडीयू खिलाफत में है। ये कौन सी बात सामने निकल कर के आ रही है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि जेडीयू जो है वो आरजेडी का सगा नहीं है, वो उसके खिलाफ है। इसी वजह से जो है सीबीआई और ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर करवाई जा रही है और इसको जो मंजूरी है वो नीतीश कुमार ने दी है। कैसे देख रहे हैं अबरार? देखिए, जिस तरीके से जेडीयू पार्टी का रुख रहा है या फिर जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का रुख रहा है, ये जाहिर सी बात है, जग जाहिर है कि वो किस तरीके से राजनीतिक रूप से एकाएक कोई बड़ा फैसला लेते हैं और सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, नहीं सत्ता का गठन हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब 2015 में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ आकर के चुनाव लड़े, लेकिन उसके दो सालों के बाद राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो जो फैसला लिया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, उसका असर ये हुआ कि आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई, बीजेपी के साथ तो चले गए। तो बिल्कुल इस तरीके की संभावनाएं जो मानी जा सकती है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में फिर से उसी तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो जाए, या फिर उठाने की उनकी एक आप कह सकते हैं कि रणनीति भी हो। क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो बिहार में लगातार जो विपक्ष के कई बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो एक तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाकर, उनको लालच दे करके 2024 के लिए एक बड़े प्लान की तैयारी कर रही है। चाहे वो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुकेश सहनी की बात करें, उनको भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, चिराग पासवान को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। और आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के इतने सगे माने जाते थे, लेकिन उन्होंने आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है और उस बड़े फैसले के बाद जिस तरीके से राजनीति बदली और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये तमाम जो एक तरीके से राजनीतिक जो है बदलाव जो है वो सभी की नजरों के सामने है। तो आरजेडी के खिलाफ अगर जाने की इस तरीके की खबरें अगर आ रही है अंदरूनी तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि 24 से पहले हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाएंगे। लेकिन अबरार देखिए, अगर उनको बीजेपी के साथ दोबारा से जुड़ना ही है, आरजेडी को दरकिनार करना ही है, तो ये कहानी तो उन्होंने पहले भी कर रखी है। इसी वजह से उनको पलटू राम के जो नाम से है जाना जाने लगा। तो ऐसा वो कर क्यों रहे? क्योंकि देखिए, बीजेपी के साथ अगर आना ही था तो कुछ महीने पहले बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा? वहां पर जो है साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ आ गए और अब आरजेडी को दरकिनार करने के लिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक अलग पहेली की तरह नजर आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जाहिर सी बात है कि वो जिस तरीके के राजनीतिक आइडियोलॉजी को रखते हैं और जिस तरीके से वो एकदम से फैसला सुनाते हैं, वो हर किसी की समझ से परे होता है। अब देखिए कि अगर वो बीजेपी के साथ सत्ता का हिस्सा बनते हैं, ये भी तय नहीं माना जा सकता कि वो आरजेडी के साथ जो है 2024 तक रहेंगे, क्योंकि 24 का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है और 2024 में बीजेपी यही चाहती है किसी भी तरीके से इस चुनाव को जीता जाए। यही वजह है कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में लगातार बीजेपी जो मेहनत करती नजर आ रही है और कई बड़े नेताओं को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें नीतीश कुमार का भी नाम शामिल हो सकता है। नीतीश कुमार हालांकि इस समय भले ही विपक्ष में हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तरीके से विपक्ष का साथ देते नजर नहीं आते हैं। हालांकि बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर की थी विपक्षी एकजुटता के लिए, लेकिन हो सकता है कि ये दिखावा हो, क्योंकि अगर
आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति तैयार है विपक्ष में बैठने को या फिर बीजेपी के खिलाफ जाने को, तो फिर अचानक से वो 6-8 महीने 10 महीने के बाद बदल कैसे जाता है और बीजेपी के साथ कैसे सरकार बना लेता है। तो नीतीश कुमार को समझ पाना बिल्कुल इस वक्त जो है संभव सा लग रहा है, लेकिन यह भी बात है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जो राजनीतिक कद था उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है और आज नीतीश कुमार अपने बलबूते पर बिहार की राजनीति में कोई ज्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अभी भी आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा की, उनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं इस वक्त बिहार के विधानसभा में। दूसरे नंबर के बीजेपी है, तीसरे नंबर की जेडीयू पार्टी बनी हुई। ठीक है अबरार, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो है वो आगे चल करके जेडीयू कनेक्ट हो सकती है और अभी जो है आरजेडी को इस वजह से दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम वजह समझने के बाद भी एक और सियासी मायने जो है वो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और वो मुद्दा ये है कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो ये मांग उठा दी गई थी कि हमें सीएम की कुर्सी दे दीजिए। जब उसी सीएम की कुर्सी पर पहले बात बनी थी तो उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। आज जब सियासी माहौल में जो है एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जो है वो ज्यादा जोरों शोरों से उठने लग गई, तो इसीलिए तेजस्वी यादव को साइडलाइन किया जा रहा है। क्या यहाँ पर जो है अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए ही नीतीश कुमार जो है वो इतनी ज्यादा पलटू राम की भूमिका निभा रहे हैं? देखिए ये बात तय है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन पाए थे बीते विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जो सरकार बनी थी, वो सरकार इसलिए बनी और मुख्यमंत्री वो इसलिए बने क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता है, बिहार की राजनीति को लगातार समझते हैं। बीजेपी ने उनके मुकाबले में किसी बड़े नेता को नहीं देखा और इस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंप दी। और अभी भी आरजेडी के साथ जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें भी स्थिति बिल्कुल वही है, क्योंकि अगर संख्या बल के लिहाज से देखें तो आरजेडी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और यही वजह है कि आप देखें कि इस समय लगातार ये बातें कही जा रही है कि 2025 के जब चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे होंगे। तो ये नीतीश कुमार जो लगातार इस तरीके की बातें कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी यादव के पास ज्यादा सीटें होंगी आरजेडी के पास तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल है अबरार, क्या यहाँ पर जो है मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से अपने उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्या यही हालात तेजस्वी यादव के साथ भी आज नजर आ रहे, क्योंकि ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो है उनके ऊपर भी तेज हो चुकी है? बिल्कुल, ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों से इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये कार्रवाई और भी तेज हो सकती है और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यादव परिवार के लिए राजनीतिक रूप से बड़े संकट खड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद अबरार। देखिए यहाँ पर बिहार की सियासत में जो है एक के बाद एक नए बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और उन बदलावों को जो है 2023 और 2024 से लेकर के तमाम राज्यों में होने वाले चुनावों से भी जोड़ करके देखा जा रहा है कि बीजेपी जिन जिन राज्यों में पिछड़ रही है उन राज्यों में वापसी करने के लिए अपने नए प्लान्स को जो है वो इम्पोज करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन सवाल आप लोग के लिए यही है कि क्या तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।